हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग समझेंगे ये अनादर्श विलयन के प्रकार का दूसरा राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन के बारे में। ठीक है, चलो लिखो इसमें। लिखो राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब गर्म होता है से कम होता है। इसका कारण ए व के बीच अणुओं के बीच आकर्षण बल आकर्षण बल का का मान कम होता है। तो समझेंगे कि इस विलयन के जो प्रत्येक घटक होते हैं, ठीक है, वो चाहे ए हो चाहे बी हो, ठीक, जो बताया गया इसमें ए व बी अणुओं के बीच आकर्षण बल, तो ये एक तरीके का दोनों क्या है, घटक है, घटक के रूप में, ठीक है। तो इनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है, ठीक है। राउल्ट का जो वाष्प दाब का वो होता है वो मतलब इसके ऋणात्मक से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका जो वाष्प दाब दिया गया ऋणात्मक विचलन का वाष्प दाब, ये राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। जिसका कारण ये है कि ए और बी के बीच जो अणुओं ए और बी जो एक तरीके से घटक लिए गए हैं, उनके बीच का जो अणु है, ठीक है, उनके बीच के जो अणुओं का आकर्षण बल है, तो एक तरीके से क्या होता है, का मान कम होता है। इस कारण से इनके जो विचलन होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहता है, ऋणात्मक विचलन बताया जाता है, ठीक है। अब इसका हम वो समझेंगे इन विलयनों में क्या क्या चीजें होती हैं, मुख्य कारण। और हम लोग जो धनात्मक में देखे थे तो देखे थे ये क्या था, इससे बड़े के रूप में था, जीरो के जो यहाँ दिया गया है, और इसमें क्या था, इससे छोटे के रूप में कम से कम में दिया है, क्योंकि यही के कारण से, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है क्या होता है, इनका मान कम होता है, ठीक है। ये इसके मुख्य कारण है, इसको भी लिख लीजिए। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए जिससे आप लोग, जिससे हम इसके बारे में पता ही है, कई बार आपको बताएं इसके उदाहरण के बारे में। जैसे आपने देखा होगा दो रिएक्शन होते थे, लोग करें भी इसको, जैसे H2O प्लस HCl, जैसे हम लोग रिएक्शन करते थे ना HCl प्लस NaOH का, ठीक है, तो उसी तरीके से दिया गया। तो ये आपका हो गया ऋणात्मक विचलन के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। एक तो इसमें दिया क्या गया है, अनादर्श और आदर्श विलयन में अंतर क्या दिया गया है। ये विलयन सभी ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, किसी में भी, न ताप में न दाब में, किसी में भी नहीं, ठीक। ये एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है इसमें, और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। दो घटकों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, और इसमें बराबर भी होता है, कम भी होता है, अधिक भी होता है, ठीक है। इन सब चीजें क्या होती है इसमें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें, ठीक। चलो चलो नोट करो इसको, नोट को बता रहे थे।
हो गया। तो इसमें हम लोग समझेंगे एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऊष्मा को, प्रेशर को और वॉल्यूम को एक साथ देखते हैं। जहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़े थे कि आदर्श विलयन जो है वो ऊष्मा परिवर्तन, वो क्या कहते हैं, प्रेशर और आयतन तीनों पर कार्य करता था। उसी तरीके से जो एंथैल्पी होती है उसको इसी तरीके से व्यक्त किया जाता है, किसमें? एक हीट में, एक वॉल्यूम में, एक प्रेशर में, इसी को मिलाकर पूरे को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। ठीक है, ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो उनको एंथैल्पी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, और यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कभी उससे ज्यादा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा यहाँ आदर्श विलयन में इससे कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से एंथैल्पी परिवर्तन कार्य करता है। ठीक है। अगर इसको देखा जाए एक तरीके से तो ये फार्मूले के रूप में होता है H इक्वल टू पी यू प्लस पी बी, ये फार्मूले के रूप में देता है, जिसमें देखिए आपका हीट भी है, इसमें हीट भी है, प्रेशर भी है और वॉल्यूम यानी आयतन भी है। और इसी ये आपका जो यू दिया गया है एक तरीके से एंथैल्पी परिवर्तन पर कार्य करता है, कार्य करता है एंथैल्पी परिवर्तन पर, मानी कि एक तरीके से ये आंतरिक ऊर्जा पर कार्य करता है, जो हीट कंजर्व करती है आंतरिक ऊर्जा को, ठीक है, जो इंटरनल हीट को, टेम्परेचर को वो करती है, प्रोड्यूस करती हुई तरीके से इसी यू से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो फार्मूले के रूप में H इक्वल टू यू प्लस टीवी, और पूरा कंप्लीट फार्मूला एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में डिफरेंस। ठीक, अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे स्थिर क्वथनांक की। यहाँ को बताया जा रहा है कि दो द्रवों के मिश्रण, ठीक है, यहाँ दो द्रव लिए गए हैं, मिश्रण के रूप में दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे दो द्रव जो लिए गए होंगे कहीं ना कहीं राउल्ट के नियम से ही कार्य कर रहे होंगे। अगर तो अगर राउल्ट के नियम से कार्य करें तो दो द्रव आप जान रहे हैं कौन कौन से, या तो विलय और फिर एक विलायक के रूप में। तो यहाँ दो द्रवों के मिश्रण जिनका वाष्प दाब एक नियत ताप पर होता हो, ठीक है, शुरू में इसको बताया गया है। ये एक तरीके से जान लीजिए चैप्टर का सार के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है, जो समरी निकल के आती है उसी तरीके से। तो यहाँ बताया जिनका वाष्प एक नियत ताप पर होता है। अब जैसे दो द्रव हैं और वो दोनों द्रव एक तरीके से इस तरीके से मिश्रण हो गए हैं जैसे एक सामान की मिश्रण हो, ठीक है, यानी मिश्रण होने के बाद अलग ना हो, कि जैसे आपका दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से लेकिन जब गर्म होगा तो दूध के साथ पानी भी गर्म हो जाएगा, ठीक है, दूध के साथ पानी भी गर्म है। तो वही चीज बता रहा है कि दो द्रवों का मिश्रण हो लेकिन उनका वाष्प एक तरीके से वाष्पीकृत जब हो उनका तो नियत ताप पर होता हो, ठीक है, मतलब चाहे 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो तो 100 डिग्री पर ही दोनों वाष्पीकृत हो जाए, 50 पे हो 50 पे वाष्पीकृत हो जाए। ठीक, वाष्पीकृत मतलब एक नियत ताप पर वाष्पीकृत होता हो, और जो घटकों में बिना परिवर्तन के वाष्पीकृत हो, जो घटक में परिवर्तन भी ना हो। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि कौन सी इस तरीके से व्यवस्था है जो बिना घटक के परिवर्तन हुए वाष्पीकृत हो रही हो। सोचने वाली बात है यहाँ पर कि अब जैसे मान लीजिए अभी आप दूध को गर्म कर रही हैं, तो जब दूध को गर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा जरूर। ठीक, उसके जो पार्टिकल है, या दूध ही नहीं कोई भी चीज है, आप पानी को गर्म करेंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटना शुरू हो जाएंगे, तो जो टूटने लगेंगे तो वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होगा तो आप देखेंगे पानी को गर्म किया जाता है तो उसके घटक में क्या परिवर्तन होता है। ऊपर आप देखेंगे पानी के तलहटी पे कुछ जम सा जाता है, ठीक, नीचे भी उसके कुछ बैठ जाते हैं। तो अगर वो अपशिष्ट पदार्थ है मान लीजिए एक तरीके से, तो बिना वाष्पित के बाद जो परिवर्तन होता है, ठीक है, हो जाते हैं, उन्हीं को स्थिर क्वथनांक के मिश्रण के रूप में कहते हैं, वही कहलाते हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है कौन से ऐसे घटक है जो बिना परिवर्तन के वाष्पीकृत होते हैं। तो इसको जानने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, कि एक तो उच्च विभाजन प्रक्रिया और एक निम्न विभाजन प्रक्रिया, ठीक है। इस तरीके से इसको वाष्पीकृत करके अलग अलग बांटा गया है कि एक उच्च स्तर पर क्वथनांक वाले गर्म किए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो व्यवस्था है एकदम अलग होती है, और एक जो निम्न स्तर यानी न्यूनतम क्वथनांक वाले गर्म किए जाते हैं उनकी व्यवस्था एकदम अलग होती है, ठीक है। तो हम उसके दोनों पार्ट के बारे में समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि घटकों के बिना परिवर्तन हुए कैसे वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ठीक, तो चलो लिखो
लिखो ये निम्न चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.